नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम यूपीएसआई परीक्षा के लिए हम जीके के प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में 2 सेट करते हैं। आज हम सेट 27 और सेट 28 करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 40-40% होते हैं। टोटल हम 80% कर लेते हैं और 80 से हम अधिक परसेंट कर लेते हैं। आपके कितने परसेंट सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए, आज का पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हम अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और विधानसभा के भाग लेंगे। और दिल्ली और पांडुचेरी 70वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में यानी इसका एकल संक्रमण पद्धति से वोटिंग होगी। अनुच्छेद 155 के तहत कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता है। और 58 में क्या है? 57 में योग्यताएं। फिर 59 नहीं, खास 60 अनुच्छेद 60 में शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहें तो हम अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। यानी राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे हमने आपको उसका रिवीजन करा दिया। अगला प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान में किस सीमा तक निर्धारित है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 250 अधिकतम। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। अधिकतम कितनी? 270, 250, 238 प्लस के 12, 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अब वर्तमान 2025 में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो आपको ऑप्शन बी 42वें संविधान 1976 के तहत सम्मिलित किया गया था। यह भाग 4 के काम में है। 4 के काम है और अनुच्छेद 51 के काम में है। यह भाग हो गया, अनुच्छेद होगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। इन्होंने सिफारिश कितने की? 8 मौलिक कर्तव्य की, लेकिन कितने जोड़े गए थे? 10। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 में शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन 86वां संविधान
2 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न नंबर 4, लोकसभा में सर्वसम्मति से कानून बनाने का अधिकार किसे कहते हैं? इसमें कानून बनाने का अधिकार किसे है? हमारा ऑप्शन डी संसद को, ऑप्शन डी संसद को। अगला प्रश्न नंबर 5, प्रवर्तन निदेशक के अधिकार के कर्तव्य प्रवर्तन निदेशक ईडी के अधिकार एवं कर्तव्य किस कानून से निर्धारित होते हैं? तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिससे हम कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6, राज्यपाल को किस तिथि में रेखांकन करने का अधिकार है? रेखांकन करने का अधिकार, तो हमारा जब विधानसभा में बहुमत खो जाए, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान में मिश्रित संहिता का तत्व दिखाई देता है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? केंद्र राज्य और केंद्र पूरी तरह स्वतंत्र है, तो ये वाला गलत है। केंद्र शासित बहुत अधिक, ये भी गलत। केंद्र सरकार के अधिकारों का संतुलन, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 8, लोकपाल और लोकायुक्त का कानून भारत में कब प्रभावी हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी 2014 में प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी संस्था संसद में धन विधेयक को निर्धारित करती है और कोई विधेयक है या नहीं? तो कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में ग्राम पंचायत की संरचना निर्धारित होती है किसके और किनके द्वारा? तुम्हारा ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। ग्राम पंचायत की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 243 एवं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित, जिसमें कुल 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में घोषित आपातकाल राज्य में लागू होती है, यानी राज्य में लागू होती है जब विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो ये भी सही। जब राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करे जब, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। किसमें? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में किस अंग संविधान का संरक्षक और व्याख्याता माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? राज्यसभा के सभापति, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के रोगग्रस्त होने पर उनकी भूमिका संभालेगा, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति का कोई पद गठित नहीं है, तो ये तो गलत। हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति खाली है आपातकालीन स्थिति में, ऐसे कहीं आकस्मिक मृत्यु या त्याग पत्र दे दे, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। तो यानी हमारा ए और बी दोनों सही, यानी ए और बी। हमारा ऑप्शन इसका
डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारत की संसद में प्रस्तावित बजट पेश किया जाता है। प्रस्तावित बजट पेश किया जाता है तो यह लोकसभा में। हमारा ऑप्शन बी सही है, लोकसभा में। संविधान में कोई बजट शब्द है नहीं। अगर कोई प्रश्न अचानक आ जाए तो संविधान में बजट शब्द है यानी ऐसे कि इनमें से कौन सा संविधान में बजट शब्द है या नहीं, तो बजट शब्द नहीं है। इसकी जगह संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ मिलेगा, जो कि यानी हम बात करें केंद्र में बजट अनुच्छेद 112 में, राज्य में बात करें तो अनुच्छेद 202 के तहत। ये हो गया। अगला प्रश्न नंबर 15। संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूलतः वर्णित हैं? मूलतः मतलब संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो कितने थे? हमारा ऑप्शन बी 7 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। और प्रारंभ में कितने थे? 7। इसमें पूछा है प्रारंभ में कितने थे, तो 7। कौन कौन से थे? एक था समानता का अधिकार 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण का अधिकार 23 से 24 तक शोषण का हो गया। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक धार्मिक हो गया। फिर आगे संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था। अब संपत्ति का, अब आगे संवैधानिक उपचार जो कि अनुच्छेद 32 से है। तो कितने हो गए? यानी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कौन सा छूट गया? एक, यानी समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण का हो गया, धार्मिक हो गया, धार्मिक के बाद सांस्कृतिक रह गया। ये आ गया यहाँ पर सांस्कृतिक का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। अब हमारा ये वाला संपत्ति का अधिकार को नष्ट कर दिया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। कथन ए बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार के बाद पुलिस को हर स्थिति में आरोपी को हथकड़ी लगाना अनिवार्य किया गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। हर स्थिति में हथकड़ी लगाना अनिवार्य नहीं है। कथन बी बीएनएस गंभीर अपराधों में ही हथकड़ी लगाने की अनुमति देता है। तो हमारा कथन ए गलत, बी सही। कथन ए गलत, बी सही, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 17। एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शुरुआत हुई थी। तो यह हमारा ऑप्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हमारा ऑप्शन ए 1872 में शुरुआत हुई थी। अभी कौन सा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ और 1 जुलाई 2025 में लागू हो गया। अब यह नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 18। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न नंबर 19। हेवियस कॉर्पस रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधी को गिरफ्तार करना। ये गलत। ऑप्शन बी अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अदालत में पेश करना। तुम्हारा ऑप्शन इसका बी सही है, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षकर भी कहते हैं, या सशरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करना। यह रिट कितनी
5 रिट हैं। कितनी? 5 रिट हम अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकते हैं। 5 रिट अनुच्छेद 226 के तहत यह सर्वोच्च न्यायालय में, यह उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न नंबर 20, किसी व्यक्ति को बाद की तारीख अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित है? तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 उप अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 है। जैसे एक में तो यही है हमारा, यानी किसी व्यक्ति को बाद की तारीख के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता यदि वह अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है, यानी ये। और 20 के 2 में है, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और 20 के 3 के तहत किसी व्यक्ति को अपने साक्ष्य यानी क्या बोलते हैं, साक्ष्यों याद नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह 3 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 21, किसी अभियुक्त को मुकदमे से पहले अपनी रक्षा करने का अवसर किसमें निहित है? तो हमारा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 22, किसी व्यक्ति को पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करना शामिल है, बल्कि इस दायित्व में पर्यावरण क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा प्रदूषक भुगतान पॉपुलर पेज सिद्धांत, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 23, डोल्ट्रम्स किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र, ऑप्शन हमारा ए सही। अगला रॉस आइस शेल्फ कहाँ अवस्थित है? रॉस आइस शेल्फ कहाँ स्थित है? तो यह हमारा ऑप्शन बी अंटार्कटिक में स्थित है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 25, ब्लैक स्मॉक्स किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं, हमारा ऑप्शन महासागर तल पर हाइड्रोथर्मल वेट, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, कौन सी नदी चीन की शोक नदी कहा जाता है? तो पीली नदी को शोक नदी कहा जाता है, चीन की शोक नदी। यह चीन की सबसे दूसरी लंबी नदी है, दूसरी। पहली यांगचे सबसे चीन की लंबी नदी है, दूसरी पीली नदी। अगला प्रश्न नंबर 27, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, हमारा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न नंबर 28, थार मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः किस कारण से हुआ है? तो हमारा थार मरुस्थल तो है वर्षा छाया प्रभाव, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 29, साइबर कमीशन 1928 भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन 1928 भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना। यह कब बना था? 1927 में साइमन कमीशन बना था। इसके खिलाफ साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, यानी लाठी सिर पर लगने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें कितने 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30, भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिनियम में की थी? तुम्हारा लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 31, क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 8 अगस्त 1942। हमारा ऑप्शन सी सही है। यह यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से हुआ था। गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला प्रश्न नंबर 32, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब किया गया था? अवमूल्यन क्या होता है? जब कोई देश अपनी मुद्रा विदेशी मुद्रा की अपेक्षा मूल्य कम कर दे तब अवमूल्यन कहलाता है। यानी भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन बी 1949 में हुआ था। भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ। 3 बार कब? एक तो 1949, उसके बाद 1966, फिर 1991 में हुआ था। 1991 में 2 चरण में अवमूल्यन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 33, जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आ जाती है तो उस स्थिति को कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 34, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1965। हमारा ऑप्शन बी सही 1965। यह पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 35, भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत कॉन्वेंशन को किस वर्ष स्वीकार किया था? तो यह 1972। यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, 1972 में स्वीकार किया था। 1972 में। अगला प्रश्न नंबर 36, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी 1951 नई दिल्ली में हुआ था। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, 1951। एशियाई खेलों में हमने कुल 51 पदक जीते। कितने? 51 पदक। इसमें से 15 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड थे, 16 रजत पदक थे और 20 कांस्य पदक थे। तो कितने जीते? कुल 51 पदक जीते थे। 1951 नई दिल्ली में एशियाई गेमों खेलों का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 37, 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? हमारा ऑप्शन बी लॉस एंजलिस। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 38, वृद्ध नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी केरल। अगला DG वन फॉरेस्ट टैग ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न नंबर 40, वर्ष 2024 चाय निर्यात भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो इसका हमारा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यह हमने सेट कौन सा था? 27 में सेट कंप्लीट किया, जिसके कुल हमने 40% किए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम
प्रैक्टिस सेट 28 करने वाले हैं। आइए जिसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका की अग्रणी माना जाता है? जनहित याचिका की अग्रणी माना जाता है। यह अमर्त्य सेन अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा, ये इसमें ये गलत, ये वाला गलत, तो ये गलत। आप पेपर में इस प्रकार ऑप्शन को काट सकते हैं। तो बचा हमारा ऑप्शन सी, बी और सी, यानी न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भागवती। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो हमारा ऑप्शन बी 389 सीट निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 प्रांतीय विधानसभा से और 93 देशी रियासत से थी। और नहीं होगी इतनी, 396, 296 प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 देशी रियासत से थी। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, यानी राष्ट्र ध्वज। 1 मिनट में देखूंगा ट्राई करके। राष्ट्र ये हमारा राष्ट्र ध्वज, ठीक। इसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, नीचे हरा रंग होता है। यहाँ पे होता है एक अशोक चक्र, जिसमें कुल 24 तिल्लियां होती हैं। इसका गहरा नीला रंग होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3:2 के अनुपात में है। इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में। हमारा ऑप्शन बी, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, ये चक्कर है। इसमें कितना अशोक चक्र, इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। इसका रंग गहरा नीला होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। अगला प्रश्न नंबर हमारा 4, भारत के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की थी तो मई 1949। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही, मई 1949। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की संघ समिति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न नंबर 6, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के डी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए चिकित्सा बीमा प्रीमियम। यह आयकर अधिनियम कब लागू, पारित और कितनी अनुसूची, ये तो आपको हर अधिनियम में याद होनी चाहिए। तभी मैं आपको हर अधिनियम में ये लिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे आयकर अधिनियम 1961 को पारित हुआ था, 13 सितंबर 1961 को पारित हुआ था। लागू लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1961 को लागू हुआ था। इसमें कुल कितनी धाराएं? 998 धारा हैं और इसमें कुल चैप्टर यानी अध्याय कितने हैं? 23। और इसमें अनुसूची 14 अनुसूची हैं। तो हमारा अन्य धारा 80 के डी में चिकित्सा बीमा प्रीमियम है। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 7, बेरू बारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह केशवानंद भारती केस 1973 का 73 में कहा। केशवदास भारती केस में कहा गया प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 8, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके आधार पर पारित किया गया? किसके आधार पर पारित किया गया था? तो ये था 7वां संविधान संशोधन। हमारा ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान के संशोधन के तहत जैसे अनुच्छेद 153 में राज्यपाल एक राज्य या दो से अधिक
राज्यपाल के पद पर कार्य रह सकता है। यानी एक राज्यपाल 2 राज्यपाल के पद पर कारगर रह सकता है, जो कि 7वें संविधान संशोधन में कहा गया था। यह यूपीएससी परीक्षा का पीवाई में पूछा गया सवाल था। इसी प्रकार अनुच्छेद अनुच्छेद 231 के तहत अनुच्छेद 231 के तहत एक राज्य यानी एक उच्च न्यायालय दो से अधिक राज्य के लिए होगा यानी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें उच्च न्यायालय कितने हैं हमारे 25। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? यानी हमारा भाग दो नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। तो यानी पाकिस्तान से भारत आए लोग, यह अनुच्छेद 6 में है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल की नागरिकता, ये भी नहीं है। संविधान लागू होने पर नागरिकता, हमारा ऑप्शन में ए सही है अनुच्छेद 5 में। ये वाला तो अनुच्छेद 6 में। संसद द्वारा, ये भी नहीं। तो हम अगला ये हो गए। अगला प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 15 के 4 भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन? तो प्रथम संशोधन 1951 के तहत, जिसमें एक अनुसूची भी जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्व के निम्नलिखित में के अनुच्छेद में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद 48 का 41 का कुछ दशाओं में शिक्षा व रोजगार पाने से संबंधित, और 40 हमारा कौन सा था? ग्राम पंचायत से। तो 43 नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय शांति हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मत का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है। तो ये वाला कथन सही। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मत का मूल्य समान होता है। तो ये भी सही। तो हमारा इसमें कथन यानी ऑप्शन सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAI को सर्वोच्च न्यायालय के असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मुख्य कारण क्या था? संसद का न्यायपालिका में हस्तक्षेप, तो ये नहीं। कार्यपालिका का पूर्ण वर्चस्व, ये गलत। हमारा ऑप्शन इसका सी सही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आना, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 14 में भारतीय संविधान में संसद संगठन संरचना अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? यानी संसद भाग 5 में। हमारा ऑप्शन बी भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, यानी संसद के बारे में, कार्य, शक्तियां आदि के बारे में, 79 से लेकर 122 तक। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये कथन सही है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, जैसे केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी किसी सदन में मतदान कर सकता है? तो ये वाला गलत है, मतदान नहीं कर सकता है। मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भले ही उस सदन का सदस्य ना हो। तो हमारा ये वाला सही और ये सही, पहला और तीसरा सही है। यानी हमारा ऑप्शन बी
सही। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियां, तो ये वाला भी सही। अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंध से संबंधित, तो हमारा ये भी सही। अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध, तो ये भी सही। हमारा इसमें तीनों ही सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी 1 और 2 3। अगला, बिमस्टेक के सदस्य में कौन कौन सम्मिलित है? हमारा ए वाला गलत, ये गलत, तो हमारा डी भी गलत। भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान शामिल, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित एमिनो जगत के जीवों के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ये कोशिका भित्ति से युक्त होते हैं, तो ये वाला इसका सही नहीं। हमारा ऑप्शन बी, ये यूकेरियोटिक होते हैं, ये वाला इसमें सही। ये संभोजी होते हैं, ये वाला सही। ये उपभोक्ता होते हैं, ये वाला भी सही है। अगला, निम्न में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सबसे पुराना असम राइफल। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। हमसे बोले BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई। अब CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। अब ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। तो सबसे पुरानी कौन सी है? हमारी असम राइफल। हमारा ऑप्शन डी। भारत में शिक्षा की समीक्षा के लिए कोठारी आयोग स्थापन कब हुई थी? कोठारी आयोग, तो हमारा ऑप्शन बी 1964। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 21, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 22, सिस्टर निवेदिया ने किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की थी? तो हमारा ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 23, अम्ल वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की? जैसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो हमारा 23 का बी, रॉबर्ट ए स्मिथ। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 24, भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? तो हमारा 1982। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अब तक भारत की रामसर साइटें कितनी ही? रामसर 94 स्थल हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, आर्मेटिक समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश हाल ही में कौन बना है? 54वां, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 26, प्राचीन भारत में किसने अपने सिक्कों पर द्विभाषीय और द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की? तो हमारा ऑप्शन सी हिंद यवन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन इसका डी, थाईलैंड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 28, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? स्टैंड
स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी, नहीं नहीं नहीं, महिलाओं से कहाँ आएगा स्टैंड अप। इसका ये सही जवाब है। स्टैंड अप इंडिया यानी महिला और अनुसूचित वर्गों में उद्यमिता, मैंने अनुसूचित जनजाति से, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29, डी.सी. बाधा बनाम बिहार राज्य 1986 का मामला राज्यपाल की किस शक्ति से संबंधित है? किस शक्ति से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, अध्यादेशों को बार बार पुनः प्रविख्यातित करने की शक्ति। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? तो अभी तो प्रश्न पीछे रिपीट हुआ था, इसमें था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 31, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय और धारा हैं? तो इसमें कुल 20 अध्याय, 358 धारा, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुई? तो यह 1 जुलाई 2024 में लागू। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी। यार एक और मैंने कोई धारा बताई, कौन सी? भारत साक्ष्य अधिनियम। भारत साक्ष्य अधिनियम 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था और उसको 1 जुलाई 2024 में लागू हुई था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मैंने गलत डेट बता दी, यानी इसकी ये डेट है, यानी इसमें 3 कानून है। कौन सा? एक BNS, दूसरा BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह तीनों एक ही तारीख को, जैसे 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ, और 1 जुलाई 2024 में लागू हुए थे तीनों अधिनियम। वहाँ पर उसकी डेट गलत हो गई। अगला प्रश्न नंबर 33, भारतीय न्याय संहिता धारा 80 के किससे संबंधित है? तो यह दहेज मृत्यु से संबंधित है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 34, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हत्या के लिए उकसाना किस धारा में है? तो ऑप्शन बी धारा 108 में। किसी आत्महत्या के लिए आप उकसाते हैं, हत्या के लिए उकसाते हैं, तो उसका धारा 108 से दंड 108 में उसके लिए दंड प्रावधान है। अगला प्रश्न नंबर 35, OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीम मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम, यानी इसकी फुल फॉर्म बूझे। तो OTT की ओवर ओवर द टॉप, ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, ओवर द टॉप। प्रश्न नंबर 36, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में कौन सी धारा मुआवजे के फैसले से संबंधित है? कौन सी संबंधित है? तो हमारी ऑप्शन ए धारा 26। हमारा ऑप्शन इसका ए सही, धारा 26। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित यानी किसी अपराध को डकैती माना जाता है जब उसमें कम से कम कितने लोग शामिल हैं? तो 5 लोग। हमारा ऑप्शन इसका सी डकैती BNS की धारा 310 में, लूट 309 में, चोरी 303 में, चोरी 330 में, लूट 309 में और डकैती 310 में, यानी ये धारा बताइए मैंने। अगला प्रश्न नंबर 38, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिका की PIL जनहित याचिका के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं का PIL जनहित याचिका के रूप में नहीं माना नहीं जाएगा। ये वाला भी नहीं दाखिल नहीं किया जाएगा।
हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 39, दहेज प्रतिशत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मैंने इसकी कल की क्लास में पूरी, यानी इसमें 10 अनुच्छेद हैं, 10 धारा हैं, उसके बारे में मैंने आपको सब बता कब पारित कब लागू हुआ था। तो यह 20 मई 1961 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इसमें कुल 10 धारा हैं। अगला प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1919 की धारा 2 के डी। धारा 2 के डी में क्या है? धारा 2 के डी, तो इसका हमारा ऑप्शन सी भारतीय और विदेशी दोनों। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।